कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने जा रहे हैं। दोपहर 12 बजे से लगातार चर्चा जारी है। शुरुआत किरण रिजिजू की ओर से की गई, उसके बाद गौरव गोगोई सामने आए, फिर रविशंकर प्रसाद, उसके बाद अखिलेश यादव सामने आए। एक के बाद एक तमाम वक्ताओं की ओर से अपनी बातें यहां पर रखी जा रही हैं। लेकिन मुस्लिम खेमा एक तरफ असंतुष्ट दिखाई देता है, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी तादाद में ऐसे भी मुसलमान हैं जो नरेंद्र मोदी सरकार की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच वक्फ को सेकुलर बोर्ड बनाने की ये जो बड़ी तैयारी है, इसको लेकर बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। प्रदीप भाटी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। अभिषेक झा जी, प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब जमाई जी, आप हमारे साथ AIMIM के हमारे साथ थोड़ी देर में आपको दिखाई दे रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ज्योत्सना तिरुनागरी जी, आप प्रवक्ता हैं, TDP के स्टूडियो में मौजूद हैं। मौलाना अंसार रजा जी, अध्यक्ष हैं गरीब नवाज फाउंडेशन के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शालिनी अली जी, संयोजक हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, हमारे साथ मौजूद हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे लग रहा है अंसार रजा जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए इसके बाद में पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाऊंगी। ये तो इतनी शानदार बहस हुई, सरकार की ओर से बताया गया, और इससे अच्छा क्या हो सकता है कि कोई भी बोर्ड हो उसको सेक्युलर बना दिया जाए। सरकार ने बहुत ज्यादा इस पर जोर दिया है और यह कहा है कि गरीब मुसलमानों का इससे भला होगा। चित्रा जी, जिस तरह आपने बीमार से रुखसत ली है, साफ लगता है जनाजे में नहीं आओगे। ये बहुत अच्छे शायर का एक शेर है। अभी तक वक्फ बोर्ड था, अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि सेकुलर लफ्ज उसमें क्यों जोड़ा गया। क्या पहले क्रिमिनल बोर्ड था? क्या दंगा फसाद होता था उसमें, जो सेकुलर कर दिया? मुझे भी नहीं आते ही साथ। दूसरा, इसमें जो 15-20 दिन तक जो नाटक होता रहा कि वक्फ बिल आ रहा है, वक्फ बिल आ रहा है, JPC कमेटी बनी, उसमें मारधाड़ हुई, इतने बड़े बड़े काम कर लिए चोरी छुपे, उस पर ना JCP बनी ना डिबेटें हुई। नोटबंदी हुई, रातों रात हो गई। 2000 का नोट आया, रातों रात बंद हो गया। उतनी दूर नहीं जाते हैं। नहीं, अरे दूर कैसे नहीं जाएंगे? अरे इसमें गैर मुस्लिमों को शामिल करके सेकुलर बना रहे हैं ना, क्या दिक्कत हो गई आपको? उसके बाद मास्टर एक स्ट्रोक मारा गया किसानों के बिल पर, फिर आ जब लाए अभी इसी तो पर मास्टर भटक रहे हैं मुद्दे से, और खत्म कर दिया तो मास्टर स्ट्रोक। वक्फ बोर्ड पर बोलने के लिए नहीं है क्या कुछ आपके पास? अब जो वक्फ बोर्ड का जो मसला है, जो तमाशा किया जा रहा है, कोई बदलाव नहीं, ना तो कोई इन्होंने कोई ऐसी चीज उसमें शामिल कर दी है। एक बात कह दी है कि साहब फला आदमी अध्यक्ष होगा उसका, ठीक है, फला उसके मेंबर होंगे। हाँ। हश्र क्या होना है कि वक्फ बोर्ड की जमीनें खरीद लेंगे और लेने के बाद अडानी को हैंड ओवर कर देंगे। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी भी आपको कांग्रेस पार्टी से दिखाई दे रहे हैं। गौरव भाटिया जी हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के भी जुड़ चुके हैं। गौरव जी, अगर मेरी आवाज आ रही हो आपके पास आते हुए, ये जो सेकुलर शब्द की बात बार बार कही जा रही है बीजेपी के नेताओं की ओर से सदन के भीतर, किरण रिजिजू भी जिसका जिक्र कर रहे थे, ये कह रहे हैं पहले दंगा फसाद होता था क्या कि सेकुलर पर इतना जोर दिया जा रहा है? और भी सवाल जो विपक्षी दलों की ओर से उठाए गए हैं गौरव भाटिया जी, उस पर भी जवाब दीजिए आप। देखिए, सबसे पहले तो आज बहुत आशा भी थी और खुशी हुई, और उसके बाद निराशा भी हुई। पहले आशा की बात करेंगे, सकारात्मक बात करेंगे। पूरे देश में आज सर्वव्यापी समर्थन मिल रहा है इस संशोधन को, और केवल मैं बात नहीं कर रहा हूं कि हिंदू हैं वो समर्थन कर रहे हैं, बल्कि ईसाई और मुसलमान भी समर्थन कर रहे हैं। आप ही के चैनल पे देखा था, बिल्कुल, महिलाएं बाहर निकली और उन्होंने कहा कि हम इस संशोधन का समर्थन करते हैं। ये मुस्लिम महिलाओं की मैं बात कर रहा हूं। आपको वजह मालूम है? क्योंकि आज ये जो बदलाव आ रहा है, इसमें महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की भागीदारी, खासकर मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। दूसरी बड़ी बात, मुस्लिम बुजुर्ग बाहर निकले चित्रा जी, और उन्होंने कहा धन्यवाद मोदी जी, हमें भू माफियाओं से मुक्त करवाया है। भू माफियाओं से क्यों? क्योंकि जो वक्त की संपत्ति है ये मुसलमानों के हित में काम आनी थी, लेकिन कुछ भू माफिया इस पे कब्जा करके मुत्तावली बन के और सारे का सारा जो मुनाफा होता था वो अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल में करते थे। ठीक है। तीसरी बड़ी बात, चैनल पे ही देखा मैंने आज, जो लोग समर्थन कर रहे थे उनसे सवाल पूछे चैनल ने, उन्होंने कहा कि क्यों आप समर्थन कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि इससे जो दुरुपयोग होता है ये खत्म होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी, और जो विभिन्न समाज हैं मुसलमानों में भी, जैसे बोरा, आगा खानी, महिला, एक्सपर्ट लोग, ये सब जुड़ेंगे। दूसरी तरफ जो प्रदर्शन कर रहे थे विरोध में, उनसे पूछा गया आप क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? शून्य, नील बटा सन्नाटा, उनको पता ही नहीं है कि वो प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं।
मैं समझता हूं देश एक बड़े बदलाव की तरफ चल पड़ा है। ठीक है। और मुस्लिम समाज को अपना वोट बैंक समझ के ठेकेदार बन के राजनीति करने वालों का अंत होने जा रहा है। मुसलमान आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे देश आगे बढ़ेगा। इसीलिए देखिए आपका चैनल भी दिखा रहा है किस तरह से नाच गाना हो रहा है, जश्न हो रहा है। ये इसीलिए है क्योंकि भारत को इस बदलाव की आवश्यकता थी। सुरेंद्र राजपूत जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि एक बड़ा वर्ग है जो जश्न मना रहा है और कह रहा है शुक्रिया मोदी जी, और यहाँ पर बहुत सारे नारे भी लगाए गए हैं। ये कहते हुए जिसका जिक्र मैं आगे करूंगी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत सारे नारे गढ़े गए कि ना दूरी है ना कुछ है, हमारे लिए मोदी जरूरी है, इस तरह की बातें। सुरेंद्र राजपूत जी वो कह रहे हैं गरीबों का हक दिलाने के लिए और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सरकार ये लेकर आई है। और अभी थोड़ी देर पहले अनुराग ठाकुर का वक्तव्य खत्म हुआ, उन्होंने कहा जमीन जिहाद नहीं होने देंगे, कुछ भी हो जाए। हाँ, 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है चित्रा। पहली बात तो ये बिल जो है भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाला है, धोखाधड़ी को बढ़ाने वाला है और ये संविधान विरोधी है। मैं आपको एक एक करके बता दूंगा कैसे है। दूसरी बात जो भी आपने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कहा कि सेकुलर वक्फ बोर्ड अगर बना रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं। जमीन मुसलमान की, उसका यूज मुसलमान का, उसने अपने अल्लाह को जमीन दी, उसने अपनी दरगाहों को जमीन दी, उसने अपने मदरसों को जमीन दी, उसने अपनी कब्रगाहों को जमीन दी। उसमें सेकुलर कहां से आ गया? वो तो एक धर्म का है, वो तो प्योर धर्म का है और हमारा आर्टिकल, हमारा संविधान उन्हें इजाजत देता है। तो इसको सेकुलर वक्फ बोर्ड बनाने वाले देशद्रोही हैं क्योंकि ये विधान के विरुद्ध है, धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने कही कि साहब मुस्लिम महिलाओं को आने में आपत्ति क्या है? तो ये लोग पढ़ लिख करके नहीं आते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है इनको। 2013 से लगातार मुस्लिम महिलाएं राजस्थान वक्फ बोर्ड में भी, अन्य वक्फ बोर्डों में भी हैं। तीसरी बात अभी अनुराग ठाकुर ने एक बहुत बढ़िया करी, वो कहने लगे कि साहब तुर्की में भी ऐसा होता है, इराक में ऐसा होता है, सीरिया में ऐसा होता है, सऊदी अरब में ऐसा होता है। तो क्या भाई सऊदी अरब में, इराक में, ईरान में और सीरिया में जो हो रहा है वो आप हिंदुस्तान में होने देना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं बशर अल असद की तरीके से नरेंद्र मोदी जी भी रूस चले जाएं? क्या आप चाहते हैं इस तरीके से तख्ता पलट हो? क्या जिस तरीके से तुर्की में बेईमानी करके चुनाव हुए हैं, क्या आप चाहते हैं कि वही चुनाव हो, या आप मानते हैं वही चुनाव यहां हो रहे हो? क्या आप चाहते हैं जिस तरीके से अमेरिका ने इराक में इन्वेजन किया है उसी तरीके से यहां पर भी इन्वेजन हो? कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? देशद्रोही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप और सदन के अंदर कर रहे हैं, सदन के अंदर कर रहे हैं, मैं सदन के बाहर नहीं कर रहे। आप अगर इस तरीके से कानून वहां के लाना चाहते हैं, क्या अपने बनाना चाहते हैं, ये बताइए ना। अब इसके बाद आप आ जाइए डिजिटलाइजेशन पर सीधा भारत की सरकार, भाटिया साहब की सरकार कह रही है कि 99% से ज्यादा भूमियों का डिजिटलाइजेशन हो चुका है। अभी भाटिया साहब कह रहे थे कि साहब 9 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है, दुनिया का तीसरा वर्ल्ड वो है और कई देश इससे छोटे हैं। अरे भाई उसमें है क्या और वो है किसका? मुसलमानों ने दी है, अपने कब्रिस्तान के लिए दी है, अपने शमशान के लिए दी है, अपने मस्जिदों के लिए दी है, अपनी इबादत गाहों के लिए दी, अपने मदरसों के लिए दी है। 2000 से ज्यादा सरकारी स्कूल हैं उसमें, 50,000 से ज्यादा दरगाहें हैं उसमें, तो उस वहां से एएसआई के तमाम मॉन्यूमेंट्स हैं उसमें। चलिए तो आप मुझे बताइए उनसे कौन सी आमदनी हो रही है? हाँ, एक जफर फारूकी हैं, भाटिया साहब जो कह रहे हैं, भाटिया साहब आपकी बात बीच में मत बोलिए प्लीज, आप बड़े राष्ट्रीय अपनी बात जल्दी से खत्म करें, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। सुरेंद्र जी प्लीज जल्दी से अपनी बात खत्म कर ले। मैं चित्रा आप तो उत्तर प्रदेश से आती हैं। लखनऊ में पिछले 24 साल से जफर फारूकी नाम का एक अध्यक्ष बना है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का पिछले, और इसके खिलाफ भाजपा ने तमाम प्रदर्शन किए थे जब इनकी सरकार थी। इसको हटाओ, ये इतना गंदा आदमी है, इतना ऐसा है, इतना नीच है, इतना बेईमान है। 1000 से ज्यादा मुकदमे लोग बताते थे भाजपा वाले। पिछले 8 साल से भाजपा की सरकार है और पिछले 24 साल से वही जफर फारूकी, वही जो सो कॉल्ड बेईमान जफर फारूकी है जिसको भाजपा बेईमान कहते नहीं। ठीक है वो जफर फारूकी गौरव जी जवाब देंगे, लेकिन जल्दी से एक लाइन में आपको बता दूं, आप जो ये बोल रहे थे कि इसको सेकुलर बनाने की जरूरत क्यों है, तो इस पर रिजिजू की ओर से जो सदन के भीतर कहा गया है वो ये कि कोई भी भारतीय वक्फ क्रिएट कर सकता है, इस तरह की व्यवस्था की, इसी वजह से इसको रिवाइव किया गया है। और अब जो कम से कम 5 साल इस्लाम धर्म को मानता है
वही इसको दान कर सकेगा, अपनी कोई भी जमीन। इस बात का भी जिक्र किया गया है रिजिजू साहब की ओर से सदन के भीतर, तो इस बारे में भी आपको गौर फरमाना होगा। सुरेंद्र राजपूत जी, गौरव जी प्लीज आप 2 लाइन में जवाब दीजिए। स्टूडियो में बहुत सारे मेहमान हैं जिनकी एक टिप्पणी बहुत जरूरी है। गौरव जी, पहली बात तो देखिए, व्हाट्सएप से कौन पढ़ के आता है वो भी राहुल गांधी के मोबाइल से अभी पता चल जाएगा। सबसे पहले जो वक्फ है, सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है इसका कोई धार्मिक चरित्र नहीं होता, ये जो है वैधानिक संस्था है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये इनको शायद ज्ञान नहीं है। दूसरा, संविधान के किस प्रावधान का उल्लंघन हुआ है ये भी ये नहीं बता पाए। अनुच्छेद 25 बोलेंगे तो चर्चा में किरण रिजिजू जी ने बताया अनुच्छेद 25 में ही लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी, और उसके अलावा कानून ला सकते हैं रेगुलेशन के लिए। तीसरी बड़ी बात, इन्होंने कहा महिलाओं को, इनको पता नहीं है। अरे महिलाओं को जो वक्फ प्रॉपर्टी से कमाई होगी उसका हिस्सा बराबर मिलेगा, ये संशोधन में डाला गया, ये पुराने कानून में नहीं था। चौथी बड़ी बात, इन्होंने कहा कि ये केवल मुसलमानों की है। अरे जब आपने संशोधन किया, चित्रा जी ध्यान दीजिएगा, हिंदू भी तो वक्फ प्रॉपर्टी बना सकते हैं, यही तो संशोधन था। तो जब हिंदुओं से लोगे, जब आप सिखों से लोगे, ईसाइयों से लोगे और उसके बाद कहोगे ये केवल मुसलमानों की है, भैया ये फर्क जानिए। जब अगर आपको फर्क नहीं पता तो यहाँ पे चर्चा मत करिए। हिंदुओं से जमीन लेने के लिए ठीक है, लेकिन अगर बोर्ड में हिंदू मेंबर आ जाएगा या सिख और ईसाई आ जाएगा तो कोई व्यवस्था थी उसको खत्म की गई है। कोई भी भारतीय, एक सेकंड सुनिए सर, कोई भी भारतीय वक्त क्रिएट कर सकता है, कोई भी भारतीय। अरे सदन के भीतर दिया गया बयान है, कैसे काटेंगे अंसार रजा जी आप? इधर उधर नहीं जाते हुए, ठीक है आपकी बात हो गई। अंसार रजा साहब बाकी लोगों की भी बात, बाकी लोगों की अंबानी की कंपनियों का प्रोफेसर जो प्लीज आपको बनाया जा सकता अंबानी है, का नहीं जाना चाहिए। जो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनेगा। पता है, मुझे नहीं पता कि आप गणित का पेपर देने जाते तो हिंदी लिख के आते होंगे, आपको कितने नंबर। वक्फ बोर्ड पे चर्चा हो रही है ना, अडानी अंबानी पे जब होगी आप बोल लीजिएगा जी पर प्लीज इनको फ्रेम से हटाइए। प्रोफेसर ज्योत्सना जी को दिखाइए, हमारे साथ 2 महिलाएं हैं, उनको बोल लेने देते हैं। नहीं, मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ी पॉइंट बता रही हूँ और ये आप चेक भी कर सकते हैं। अलवर, भरतपुर, कोटा, टोंक, बीकानेर, उदयपुर ऐसे क्षेत्र हैं राजस्थान के जहां पे गैर मुसलमानों को किराएदार बनाया हुआ है। तो यदि आप कहते हैं कि गैर मुसलमानों का कोई हक नहीं है वक्फ में, तो फिर वक्फ की जो जमीनें किराएदारों को दी गई हैं, तब आप सिर्फ मुसलमानों को क्यों नहीं दे रहे हैं? दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है, पढ़ लिख कर आइएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए, जज बनने के लिए, पुलिस में दाखिला लेने के लिए, डीएम बनने के लिए, एसडीएम बनने के लिए, कलेक्टर बनने के लिए या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए धर्म को नहीं माना जाता है। आप एक अच्छे हिंदुस्तानी नागरिक हैं और उसके साथ में आप अपनी जो भी सर्विसेज दे रहे हैं उस बोर्ड के प्रति दे रहे हैं, वो ज्यादा जरूरी है। तीसरी चीज जो कि बहुत ज्यादा मायने रखी जाती है, आप बात कर रहे हैं शरीयत की, आप बात करते हैं कुरान की। कुरान में वक्फ का कहीं पे कोई जिक्र नहीं है। ये बात जरूर करी गई है कि कुरान के हवाले से कह रही हूं, आप चैरिटी करिए, ज़कात जो कि बहुत ज्यादा ऑब्लिगेटरी है, इट इज परमानेंट, इट इज मैंडेटरी, और साथ में वक्फ आप अल्लाह के नाम पे दे रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं शरीयत पर हमला है ये। उसका काम और निर्माण करना समाज के लिए, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए नहीं है। हाँ, वो कह रहे हैं कि शरीयत पर हमला है। मैं आपके पास आऊंगी सर, सारा आप ही बोले जाएंगे, क्या हो जाएगा? प्लीज नहीं, इस तरीके से नहीं हो सकता है। प्लीज शालिनी अली जी, ठीक है, प्लीज शालिनी अली जी की बात हो गई, प्लीज सर हो गई आपकी बात। प्रोफेसर ज्योत्सना जी, वक्फ का कानून वक्फ के लिए ही लोगों को किया था। नहीं है, वक्फ दिया गया है पर वो ऑब्लिगेटरी नहीं है। मुझे लग रहा है कि बाकी लोगों को शरीयत में हमारे पैगंबर ने जो कहा वही शरीयत है। जो हमारे नबी ने कहा वही शरीयत है। पूरी स्क्रीन में जो प्लीज ये नहीं हो सकता सर, ये नहीं हो सकता सर। अभी तो आप उधर पक्ष वालों को सदन में पूछ रहे थे कि इतना कैसे बोल जाते हैं। सर थोड़ा सा धैर्य दिखाइए, इनको टीडीपी से हमारे साथ है प्लीज। वही शरीयत है। पैगंबर साहब ने तो ये भी कह दिया कि वही शरीयत है दीजिए। जो मेरे पैगंबर ने कह दिया वही शरीयत है। साथ उत्पीड़न करिए। पैगंबर साहब के कानों में सबसे पहला शब्द जो था वो इकरा था, तालीम थी। कहाँ है वो तालीम मेरी बहनों के लिए? कहाँ है वो इदारे मेरे बहनों के लिए? क्यों आज आप लोगों को आपत्ति हो रही है अगर मेरी बहनें सामने आ रही है? पहले भी बहनें हिस्सा बन सकती थी, आज इस सरकार ने उन्हें अनिवार्य बनाया है। ये इस सरकार का दम है।
आप अपनी बहनों के खिलाफ अच्छा, खड़े क्या हो रहे दिया है हैं। सरकार ने? क्यों बताइए मना मुझे। कर रहे हैं? आपकी वक्त की बताइए। जमीन देने से 5 किलो पहले आटा? आप इनहेरिटेंस लॉ को फॉलो करिए। बहनों को नहीं मिलता क्या था दिया है बहनों को? ठीक है, उनका हक दे दिया जाता था वक्त ठीक के है। अब नाम कोई पे। नहीं बोलेगा। ज्योत्सना जी, टीडीपी के ऊपर विपक्ष की खासतौर से निगाहें थी, लेकिन कल ही शाम तक ये साफ हो गया था कि टीडीपी समर्थन कर रही है। अब मुस्लिम वोटरों के पास जब आप लोग जाएंगे तो ये सवाल पलटकर आप लोगों से पूछा जाएगा, क्या होगा जवाब? कैसे ये मुसलमानों के हक में है? मुझे तो बहुत सरप्राइजिंग लग रहा है ये प्रश्न आप पूछ रहे हैं चित्रा जी, बिकॉज हम ही ऐसी पार्टी है जो जेपीसी के लिए डिमांड करे। वी आर द फर्स्ट वंस टू डिमांड फॉर जेपीसी। ये चीज़ हमें समझनी चाहिए कि just because we are in NDA, we have not supported this bill. वो I think I have to be very clear on that. हमने JPC के लिए डिमांड करा, हमने JPC के हर एक मिनट के deliberations जो है हमने उसमें पार्टिसिपेट किया, हमने सब स्टेक होल्डर्स से बात करी, हमने सब फीडबैक लिया, हमने 3-4 जो अपने अमेंडमेंट्स थे, अपने जो मॉडिफिकेशंस थे वो हमने जेपीसी के सामने रखा। जब आज हम देखते हैं कि 3 अमेंडमेंट्स उसमें लिए गए हैं, एक्सेप्ट किए गए हैं, उसके बावजूद भी आज हम जब हाउस में बैठे हैं, हाउस में हमारे जो सांसद हैं उन्होंने जब बात किया, हमने वी अगेन इंसिस्टेड ऑन 1 पॉइंट मोर। व्हाट वाज दैट पॉइंट? वो बहुत ज़रूरी है एंड वो हम चाहते हैं कि सरकार उस पर भी एक बार नज़र डाले, क्योंकि हम ये we have been constantly talking about this. जो नॉन मुस्लिम्स को वहां पे रखने की जो बात कर रहे हैं उसके ऊपर आई थिंक दी स्टेट हैज टू हैव द पावर। बिल्कुल, उसके ऊपर हमने आज जितने भी सांसद हमारे बोले उसके ऊपर बोले हम लोग, एंड वी आर रिकॉर्डिंग इट बिकॉज वी हैव टू टॉक अबाउट। नहीं तो आप ऐसा डालेंगे गैर मुसलमानों को या नहीं डाला जाएगा? क्या होगा स्टैंड? स्टेट को पावर दे दी गई है तो क्या है टीडीपी का स्टैंड? नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि हर एक चीज डेलिब्रेशन से स्टार्ट होता है चित्रा जी। ऐसा नहीं है कि बैठ के मैं एक चीज आपसे ही पूछती हूँ चित्रा जी, 36 सिटिंग हुई थी जेपीसी की, बिल्कुल 111 घंटे बैठे थे बात करने के लिए। अब ये बताओ जो इतने लोग आज के तारीख में बाहर आके हल्ला मचा रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं हल्ला मचा रहे हैं, एक मिनट चित्रा जी, आप लोगों ने एक मिनट, जितने लोग आज आके हल्ला मचा रहे हैं, मान लीजिए हमारे स्टेट से ही ले लीजिए, आंध्र प्रदेश से ही ले लीजिए, वहां की जो पार्टी है वाईएसआरसीपी पार्टी है, उसके भी एमपी थे, उनके भी एमपी थे यहाँ पे जी, उनका भी जेपीसी में शायद उनको भी डाला गया था। कम से कम एक बार भी उन लोगों ने जेपीसी में आके अपना बात नहीं सुनाया। अरे जिन लोगों ने बोला उसके संशोधनों को माना नहीं सरकार ने ना, ये आरोप भी लग रहे हैं। आज सदन के भीतर भी ये बातें कही गई हैं गौरव गोगोई की ओर से। मुझे मौका दीजिए। अगर मैं ये बोल रही हूँ हमारे अमेंडमेंट्स क्यों माने गए, आ रही हूँ हमारे अमेंडमेंट्स क्यों माने गए, हाँ। मैं आपको अभी बताई, हमने जाके सब स्टेक होल्डर्स के साथ, अब सर प्लीज एक उनको मिनट बोलने सर, दें। मैं आपको अभी बताई, हमारे जो सांसद है जेपीसी के मेंबर है, 1 मिनट नहीं मिस किया डेलिब्रेशंस का, 111 घंटे वहां बैठे रहे, जितने घंटे वहां पे डेलिब्रेशंस हुए हमारे सांसद बैठे रहे, और वापस जाके हमने अपने राष्ट्र में जो वहां के जो स्टेक होल्डर्स हैं, मान लीजिए वहां के जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस है, हमारे पार्टी और दूसरे पार्टियों से जो मुस्लिम लीडर्स हैं, सबको बिठा के बात करा और उनसे फीडबैक लिया और वो फीडबैक के बाद में हमने आके यहाँ पे अमेंडमेंट्स लगाए उनके सामने। वी केम बैक विद सब्सटेंस। तो आपको लग रहा है टॉक हवे में नहीं बात कर रहे सर, हम लोगों ने सब्सटेंस के साथ बात करा, सबको समझा लिया, मुस्लिम लोगों को समझा लिया है आपने। समझाने की बात क्या है? अब एक बात बताइए, एक चीज है, आज हम रिफॉर्म्स के लिए फाइट कर रहे हैं। अब मान लीजिए यही जो कांग्रेस आज बहुत सारी चीजें बोल रही है, आई हैव वन स्मॉल क्वेश्चन टू देम। आई थिंक देयर इज they are calling it unconstitutional, है ना, असंवैधानिक। असंवैधानिक, I'm sorry, I'm very pretty bad at Hindi, but yeah, तो मुझे इनके कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे एक क्वेश्चन खड़ा करने का मन करता है। एक मिनट चित्रा जी, 78% हाँ वक्फ प्रॉपर्टीज जो हैं यूपी के 78% वक्फ प्रॉपर्टीज वर डिक्लेयर्ड गवर्नमेंट ओन्ड ड्यूरिंग कांग्रेस रूल। कहां थे ये लोग? आज बात कर रहे हैं आके, एंड यू टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ठीक है,
और बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसे 2013 में दिल्ली को लेकर भी इस तरह की व्यवस्था की गई थी, उस पर जवाब देंगे। लेकिन प्रदीप भाटी जी स्टूडियो में है, बहुत देर से मैं नहीं आ पाई हूं, और आज अखिलेश यादव ने भी जमकर सरकार को घेरा है इस मसले पर। लेकिन सरकार ये समझाने में कामयाब हो रही है ना प्रदीप भाटी जी, वरना सड़कों पर इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान आकर क्यों सपोर्ट करते हैं यहां पर नरेंद्र मोदी का, और ये बताते कि आप जो कर रहे हैं वो सही है। देखिए, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। निजामुद्दीन दरगाह पर बाहर मुसलमानों ने इस तरह की बातें कही हैं। देखिए चित्रा जी, 2-4 लोग अगर बाहर आके, ऐसे तो इनके अपने विंग भी हैं जिन जो लोग बाहर आके ये दिखाते हैं कि भाई ये जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। ऐसे पहले भी बिल बहुत सारे आए, किसानों के भी ऐसे आपने दिखाए होंगे, नोटबंदी पे भी दिखाए होंगे, बहुत सारे ऐसी चीज़ें दिखाई जिनमें दिखा कि बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो असलियत देश के सामने है। आप जिस पार्टी का कोई नुमाइंदगी कोई मुस्लिम वर्ग से आके कर नहीं रहा है पार्लियामेंट के अंदर, वो आज वो रहनुमा बन रहे हैं। पहचानेंगे कैसे? कपड़ों से पहचानेंगे क्या? गाय भैंस ले जाएंगे जब पहचानेंगे क्या? कमरा ले लेंगे जब पहचानेंगे? या मंगलसूत्र ले जाएंगे जब पहचानेंगे उन्हें कि वो गरीब हैं? वो कह रहे हैं गरीबों के लिए कर रहे हैं हम, पिछड़े मुसलमानों के लिए कर रहे हैं हम। अरे पिछड़े हिंदू जिन्होंने आपको वोट दी उसकी जाति जनगणना तो करा दीजिए। वो पिछड़े जिनको जो वोट दे के आए हैं आपको, उनकी बात नहीं करेंगे आप। वक्फ बोर्ड पे दूसरा जो दिया जा रहा है, पारदर्शिता है इसके अंदर, ट्रांसपेरेंसी बहुत है। अरे देश के अंदर कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर करप्शन नहीं है? उस डिपार्टमेंट के पारदर्शिता तो देख लीजिए। डिपार्टमेंट में करप्शन है तो इसमें भी करप्शन बने रहने दिया जाए, ये कौन सा तर्क है प्रदीप भाटी जी? करिए तो सही, कहीं से शुरुआत तो करिए। वक्फ बोर्ड से, वक्फ बिल से ही शुरुआत करेंगे क्या? लेकिन बीच में मत बोलिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला है। अन्याय की जड़ पर प्रहार है बोल रही सरकार है। अभिषेक जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूं, स्टूडियो में मैं ले लेती हूं, एक बार उनकी बात हो जाए फिर। नहीं गलत, आप सारी बातें आप ही सही कहती हैं। जरा कुछ देर के लिए थोड़ा सा संयम रखिए। अपनी बारी में देखिए प्लीज थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट है, बीच में नहीं बोलना। एक बार सुन लेते हैं, अपना ज्ञान जब आप दिखा दीजिएगा जब मेरी बात। अरे बाकी चीजों में भ्रष्टाचार है, इसीलिए वक्फ बोर्ड में भी भ्रष्टाचार बना रहे। नहीं, दूसरी बात हुई जमीन कब्जे की। जमीन कब्जे का सिविल जो कोर्ट्स हैं उसमें डिस्प्यूट, लैंड डिस्प्यूट के 66% केसेस लैंड डिस्प्यूट के हैं। आज तक उन केसेस में कुछ करा क्या सरकार ने? इसमें कोई जादू की छड़ी लाएंगे क्या? ये सारे फिर आप बीच में बोलने लगे, फिर आप बीच में क्यों बोलने लग जाते हैं? आपको क्या परेशानी है? नहीं आपको किसने? नहीं चित्रा जी, आप डिबेट आप करा रही हैं, इनको 1 घंटा अलग से दे दीजिएगा, मेरी तरफ से भी दे दीजिएगा। बोलने का बहुत मन है, बोलिए आराम से, बीच में क्यों बोलते हैं? कोई बात नहीं, ट्रांसपेरेंसी की बात करें, उधर अभिषेक जी भी इंतजार कर रहे हैं, अभिषेक जी लैंड जो ग्रैब हुई है उसकी बात कर रहे हैं। आप एक उदाहरण तो दीजिए कि आपने इनमें किया, क्योंकि ये देश में व्यापक एक समस्या है और हर जगह पे है। करप्शन की कमी कहीं नहीं है। आप तो 100 दिन में काला धन लेके आने वाले थे। करप्शन आरटीआई को आप उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। आप बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की, मैडम को परेशानी होगी, समझ में नहीं आता है चित्रा जी। या तो ये डिबेट में पहली बार आई है या आपके डिबेट को खराब करना चाहती है, समझ में नहीं आ रहा है किस तरह की भाषा। मेरी बात खत्म हो जाएगी। तीसरी बात है कि जरूरी बात, रेलवे की लैंड हो, रेलवे की लैंड हो, नहीं लैंड समाजवादी पार्टी थी, बहुत अच्छी सरकार चली थी। अगर माफिया थे तो 10 माफियाओं की लिस्ट आज तक सरकार नहीं दे पाई, 100 माफियाओं की लिस्ट नहीं दे पाई। हमने देख लिया जिले वाइज माफियाओं को, और कैसे माफिया क्रिकेट खेल रहे हैं वो भी हमने देख लिया। तो माफियाओं को ज्ञान हमें मत दीजिए, आप उसमें अज्ञानी नजर आएंगे। नहीं, उसमें आप अज्ञानी नजर आएंगे, आपको उसके बारे में ज्ञान नहीं है। उत्तर प्रदेश की भूमि के बारे में आपको ज्ञान नहीं है कि किस तरह से हर जिले में आज माफिया बैठे हुए हैं और किस तरह से कर रहे हैं, और इसलिए डरी हुई है सरकार। योगी जी से बोलिए जाके 100 माफियाओं की लिस्ट जारी कर दे, अगर इतनी हिम्मत है तो फिर ज्ञान दीजिएगा यहाँ के माफियाओं को। और जिस तरह की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, देश के अंदर सारी आपने सबके सामने बात है। लेकिन जो और दो एक जरूरी बात है, रेलवे की लैंड हो या डिफेंस की लैंड, देश की आप है, बेच रहे हैं ना उस लैंड देश की है ना, वो बिकी नहीं है ना। नहीं देश तो उसका पैसा आ रहा है, वो किसके जेब में जा रहा है? कौन सी ऐसी लैंड है जो देश की नहीं है? आपकी भी जो प्रॉपर्टी होगी वो भी इस देश के अंदर ही है ना। वाह क्या बात है, मतलब वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को आप देश की प्रॉपर्टी बताकर ये कहें तो फिर अगर उसको सेकुलर बनाया जा रहा है तो क्या दिक्कत हो गई? क्या करना चाह रहे हैं? दिक्कत हो गई। आपने रेलवे की लैंड बेच रहे हैं, आप डिफेंस की लैंड बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं? आपके पास अगर आप लैंड ही
एक्वायर रखना चाहती है गवर्नमेंट अपने पास, तो क्यों बेच रही है ठीक है, गौरव जी इसका जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले जल्दी से अभिषेक झा का उत्तर लेते हैं। ठीक है सर, सुरेंद्र जी उसके बाद में आ रही हूं आपके पास। ठीक है सर, अभिषेक झा जी, अब विपक्षी दलों की ओर से कई सारे सवाल पूछे गए हैं और इस बार तो बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, सभी की निगाह भी टिकी हुई है, कैसे समझाएंगे आप लोगों को? और आज ललन सिंह जी ने भी खूब बोला है, लेकिन आप दर्शकों को बताइए, गौरव गोगोई कह रहे हैं कि ये सरकार 5 साल तक इस्लाम मानने वाला ही वक्फ क्रिएट करता है, पहले था कि कोई भी व्यक्ति वक्फ बना सकती है, यही तो हमारा सेकुलर ढांचा था, तो फिर अब आप नया सेकुलर शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें, ये बताते हुए कि नहीं लोगों को शामिल किया जाएगा तो फिर सेकुलर हो जाएगा? सेक्युलरिज्म की जो परिभाषा है वही है चित्रा जी, और हमें लगता है कि इस वक्फ संशोधन बिल के पास होने से 2 किस्म के लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। पहला, उन लोगों को दिक्कत हो रही है जो मुस्लिम समाज के लोगों को सिर्फ वोट बैंक समझते हैं, उनके ठेकेदार होने का ढोंग करते हैं, उनके वोटों का बेजा इस्तेमाल करते हैं, उनको डराते हैं। और दूसरे वो लोग जिन लोगों ने इस बोर्ड के माध्यम से हमेशा ज़मीनों को कब्जाया है। भाई वक्फ कोई धार्मिक संस्था तो है नहीं, मुसलमानों के कल्याण के लिए एक संस्था है जिसके माध्यम से उन गरीबों तक की सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, उन मजलूमों तक, महिलाओं तक सारी चीज़ें पहुंचनी चाहिए थी, लेकिन इसको कब्जा करके जो चीज़ें प्रस्तुत की जा रही है वो कहीं से उचित नहीं है। और हमने समर्थन क्यों किया है? हमने समर्थन इसलिए किया है, हमने इसकी कार्यशैली में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन हम चाहते हैं कि इस तरह की ट्रांसपेरेंसी इस पूरे देश में हो कि वक्फ के माध्यम से जितनी आमदनी होती है, जो इसके असली हकदार हैं उन तक ये चीज़ें पहुंच पा रही कि नहीं पहुंच पा रही। अब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है चित्रा जी, ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम एंगल ये विपक्ष के लोग दे रहे हैं, असल में ये वर्सेस वाला एंगल 2 पक्षों के बीच में है। एक ऐसे लोग जो लोग जमीनों को कब्जा करना चाहते हैं, और दूसरे लोग जिनको ये लाभ मिलना चाहिए, मुस्लिम समाज के ही लोग हैं, इसमें हिंदू पक्ष का कुछ भी नहीं है, लेकिन हिंदू मुस्लिम की राजनीति जब तक ये नहीं करेंगे तब तक इनको इसका राजनीतिक लाभ नहीं मिल पाएगा, इसलिए इस तरह का नैरेटिव प्रस्तुत किया जा रहा है। आपने बिहार के विधानसभा चुनाव की बातें, नीतीश जी ने हमेशा वोटरों की चिंता की है चित्रा जी, वोटों की चिंता नहीं की, और कोई फैसला लेने से पहले वो ये नहीं सोचते हैं कि भाई कोई समाज हमसे नाराज हो जाएगा, कोई लोग नैरेटिव सेट कर देंगे तो हमको चुनाव में इसका नुकसान हो जाएगा। मुस्लिम समाज के हितों की रक्षा के लिए कोई भी कुर्बानी हमको देनी पड़ेगी, हम देने को तैयार हैं, और नीतीश कुमार जी ने कई मौकों पर इसको साबित भी किया है। लेकिन कुछ लोग हैं जो ढोंग करते हैं, जिनको लगता है कि भाई इस तरह के प्रोपेगेंडा को चलाएंगे तो इससे इनको बहुत पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा, मीडिया का माइलेज मिलेगा, इसलिए इस तरह की बातें हो रही हैं। और हमें लगता है कि आज की बहस ऐतिहासिक होगी, विपक्ष के लोग भी अपनी बातों को कह रहे हैं, मजबूती से सत्ता पक्ष और पूरे एनडीए कुनबे ने कहा है, और हमें लगता है कि एक ऐतिहासिक बिल के रूप में वक्फ संशोधन बिल पेश होगा। जो गलतियां पिछली सरकारों से हुई थी उन गलतियों को ठीक से सुधार कर इसको, ठीक है, वक्फ बोर्ड को जो असीमित अधिकार दे दिए गए थे उस पर रोक लगाने की एक कोशिश है, गरीबों के भले के लिए एक कोशिश जो सरकार की ओर से बार बार दावा किया जा रहा है। लेकिन बिहार के चुनाव का आपने जिक्र किया, देखिए अगर इसके पहले के चुनावों पर हम नजर डालें, चाहे लोकसभा का हो या फिर विधानसभा का, हम सब जानते हैं कि मुस्लिम एरिया में खासतौर से लोकसभा में जेडीयू को बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला है। तो क्या इस वजह से भी थोड़ा सा मूड आप लोगों का चेंज हुआ है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर मैं आऊंगी, लेकिन गौरव भाटिया जी स्टूडियो से बहुत सारे सवाल बीजेपी को पूछे गए हैं, उस पर जवाब दीजिए। प्रदीप भाटी जी ने भी कहा है कि ये केवल मुसलमानों के हक पर प्रहार की कोशिश है बीजेपी की। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, अभी एक वक्ता ने कहा कि कुरान में वक्फ का जिक्र नहीं है, इसी तरह से संविधान में भी वक्फ का कोई जिक्र नहीं है। जो मैंने बताया कि ये एक संवैधानिक संस्था या वैधानिक संस्था हो सकती है, लेकिन ये एक कोई धार्मिक संस्था नहीं हो सकती है। दूसरी बात, सचर कमेटी, यही लोग लाए थे ना सचर कमेटी को, 2006 में रिपोर्ट आई, 8 साल ठंडे बस्ते में डाल दी। लेकिन उस सचर कमेटी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था 12,000 करोड़ रुपए सालाना रेवेन्यू आ सकता है मुस्लिम समाज के लिए अगर ढंग से वक्फ प्रॉपर्टीज को मैनेज किया जाए। ये लोग नहीं कर पाए, अब हम लोग बदलाव ला रहे हैं। तो जो गरीब है, जो दबा कुचला है, बाकी समाज से आता है, बोरा आगा खानी, उनके लिए रुपया आएगा। इसीलिए जो भू माफिया हैं, जो स्वघोषित अपने आप को ठेकेदार मानते हैं मुसलमानों का, उनको दिक्कत हो रही है। सचर कमेटी ने एक और बात कही थी, जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको भी बोर्ड में लाया जाए, जो संशोधन करके अब लाया जा रहा है।
तो कम से कम सचर कमेटी की बात तो मानो। तीसरी बड़ी बात, ये लोग कह रहे हैं हिंदू वर्सेस मुस्लिम, नहीं चित्रा जी, ये जो सेक्युलर शब्द कहा ना कि सही सेक्युलर अब है, आप मुझे बताइए केरला में कैथोलिक कांग्रेस, ये बिशप्स हैं, उनकी तरफ से पत्र आया समर्थन करते हुए कि सारे 20 के 20 एमपी जो केरला से आते हैं ये इस संशोधन का समर्थन करें। 14 एमपी कांग्रेस के हैं। कांग्रेस क्या करेगी? वो कहते हैं ईसाइयों की भी जमीन जो है हड़प ली। एक उदाहरण और जो हमें व्यथित करता है, 1500 साल पुराना मंदिर तिरुचिरापल्ली में, सुंदरेश्वर टेम्पल, बिल्कुल, और 1400 पुराना एक धर्म, और वो धर्म कहता है कि उस गांव की जमीन और मंदिर की जमीन हमारी है। ये कैसे संभव है? अब समाजवादी पार्टी पे आते हैं। अखिलेश यादव जी को आज मैंने सुना, विचित्र भाषण दिया उन्होंने, डीमोनेटाइजेशन, चाइना, कुंभ, भाजपा का अध्यक्ष, ये सब बताया, लेकिन वक्फ बाय यूजर, रेट्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव, इंक्लूजन ऑफ बोरा आगा खानी, इस पे नहीं बोले। तो यही कह सकता हूं, कहा जाता है ना गाय हमारी माता है, लेकिन इनके लिए गाय नहीं कह सकता, इनको तो दुर्गंध आती है। इनके लिए ये कहा जाएगा कुरान ही हमारी माता है, आगे कुछ नहीं आता है। तो सब बोला जाएगा जनता, नहीं, बैल हमारा बाप है, गलत तुमको लफ्ज नंबर इस्तेमाल देना किया पाप आपने। है। और इसलिए इतनी बड़ी गलती करते हैं, कहते हैं ट्राइब्यूनल का फैसला अंतिम होना चाहिए। बीच में ना बोले प्लीज। आपने गलत जुमला इस्तेमाल किया। कुरान कैसे माता हो मुझे गई? पता है मैं क्या बोल रहा हूं। कुरान कैसे मौलाना बैठे हुए हैं, उनको दर्द ज्यादा हो रहा है, चुप कराइए। चित्रा जी मेरे कान में उनकी आवाज गूंज रही है। कुरान कैसे माता हो गई? हाँ, कुछ भी बोल देंगे आप। कुरान कैसे माता हो गई? आपत्ति बारी में आराम से, आप लोग इतना ज्यादा यहाँ पे दंगा थोड़ी ना हो रहा है सर, आराम से भी आपत्ति करने की भी एक तहजीब होती है सर। स्टूडियो में बैठे हुए हैं थोड़ा सा, और माता क्या है, एक भावना, रिस्पेक्ट देने की बात तो हो सकती है ना। अरे आप लोग, सर आप लोगों की ना बहुत आदत हो गई है मौलाना साहब, नहीं बहुत गलत तरीके से आप लोगों की आदत हो गई है। आप लोग भी थोड़ा सा ना अपनी मर्यादा और हद को पहचानिए। स्टूडियो में ऐसे दंगा नहीं भड़काना ना। माता शब्द क्या है? इज्जत है, इज्जत है, इज्जत है। कम से कम थोड़ा सा ना सर आपको भी तहजीब ज्यादा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपको। नहीं बिल्कुल नहीं, इस तरह के भड़काइए नहीं। मैंने देखा है कि पिछले कई डिबेट में भड़काकर आप लोगों ने देश का माहौल किस तरह से बनाया था, और मैं अपने स्टूडियो में भड़काने के बजाय सर बाहर भेजना ज्यादा पसंद करूंगी। बिल्कुल गलत बात है। जुमला मैंने कहा कि कुरान की माता नहीं बोलना चाहिए, सुरेंद्र जी अखिलेश की माता है, ठीक है, ये लफ्ज नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, उस पर आराम से आप आपत्ति जता सकते हैं, लेकिन मैंने देखा है ना सर, बीते कुछ समय में कुछ मौलाना ऐसा आते हैं और माहौल ऐसा बता देते हैं जिसके बाद नहीं, ये जो बेचारा और पीड़ित बनने की बात है ना सर, ये मैं करने नहीं दूंगी, ये मैं करने नहीं दूंगी, और कोई ऐसी भाषा नहीं होगी जो यहाँ पर इस तरह का माहौल, ये तरीका नहीं हो सकता है सर। हाँ सर, ये क्या बात करें हिंदू मुसलमान, मैं नहीं करता हूँ, क्या मतलब किसको ये बता रहे हैं आप? ठीक है, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।